साल 1951। दुनिया अभी अभी एक भयंकर विश्व युद्ध के झटके से बाहर आई थी। हाँ बिल्कुल। और कई पश्चिमी देशों में तो महिलाओं के बुनियादी अधिकारों पर बस शुरुआती बहसें ही चल रही थी। सही बात है। और ठीक उसी समय एक नव स्वतंत्र राष्ट्र जो विभाजन के गहरे घावों और संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहा था, उसने एक ऐसा कदम उठाया जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया था। जी। उस देश ने राष्ट्रीय स्तर पर जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम शुरू किया, और वो देश था भारत। क्या बात है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी विशाल और जटिल विषय की गहराई में उतर रहे हैं। हमारा मिशन है उन स्रोतों को खंगालना जो हमें बताते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ असल में क्या है, क्योंकि अक्सर जब हम जनन स्वास्थ्य सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जीव विज्ञान की किताबों में छपे हुए एनाटॉमी के चित्र आते हैं, है ना? बिल्कुल, एकदम मैकेनिकल नजरिया होता है हमारा। हाँ, लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा सिर्फ शरीर तक सीमित न होकर एक पूर्ण सामाजिक और भावनात्मक कल्याण का विषय कैसे है। ये जो 1951 वाली बात आपने सामने रखी, वो वाकई बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। हम अक्सर स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति मान लेते हैं। हाँ, मतलब बुखार नहीं है तो मैं फिट हूँ। एग्जैक्टली, कि अगर शरीर में कोई दर्द या बीमारी नहीं है तो इंसान स्वस्थ है। लेकिन जब हम जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO इस सीमित परिभाषा को पूरी तरह से खारिज कर देता है। अच्छा, तो वो इसे कैसे डिफाइन करते हैं? WHO के अनुसार इसका अर्थ संपूर्ण स्वास्थ्य है, और इस संपूर्ण स्वास्थ्य में 4 बहुत ही स्पष्ट पहलू शामिल हैं: शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक। वाओ, ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब WHO ये कह रहा है कि एक समाज जननात्मक रूप से तभी स्वस्थ कहलाएगा जब वहां लोगों के अंग शारीरिक और फंक्शनल रूप से सामान्य हो। लेकिन बात वही खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। उनकी भावनात्मक और व्यावहारिक पारस्परिक क्रियाएं भी सामान्य और स्वस्थ होनी चाहिए। अगर मैं इसे आज के तकनीकी नजरिए से देखूं तो ये बिल्कुल एक स्मार्टफोन की तरह है। स्मार्टफोन? वो कैसे? मतलब हम हमेशा हार्डवेयर पर ध्यान देते हैं कि हमारे शारीरिक अंग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, लेकिन WHO का तर्क ये है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर यानी आपका सामाजिक और भावनात्मक कल्याण ही करप्ट हो गया है तो हार्डवेयर चाहे कितना भी मजबूत हो, फोन तो क्रैश करेगा ही ना। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक और गहरा नजरिया है। बिल्कुल, बिना भावनात्मक और सामाजिक समझ के केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना किसी भी स्वस्थ समाज का निर्माण कर ही नहीं सकता। सही कहा। अगर समाज में लोगों के बीच बातचीत का तरीका, एक दूसरे के प्रति सम्मान और रिश्तों की समझ सही नहीं है तो वो समाज बीमार ही कहलाएगा, भले ही वहां कोई मेडिकल डिजीज ना हो। और यहीं पर भारत का वो 1951 का विजन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है ना? मुझे तो ये जानकर ही आश्चर्य हो रहा है कि आजादी के मात्र 4 साल बाद परिवार नियोजन, जो अब परिवार कल्याण है, उसके नाम से शुरू किए गए उन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण नहीं था। जी बिल्कुल नहीं था, बल्कि समाज को इस संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाना था। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि 1951 का समाज और आज का समाज दोनों तो पूरी तरह से अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, तो क्या वही पुरानी नीतियां आज भी उसी रूप में चल रही हैं? क्योंकि एक नव स्वतंत्र देश की जरूरतें और आज के भारत की जरूरतें तो बिल्कुल अलग होंगी। देखिए, कोई भी नीति दशकों तक बिना बदलाव के प्रासंगिक रह ही नहीं सकती। इस पूरी पहल की सफलता का मुख्य कारण ही इसका निरंतर मूल्यांकन रहा है। मतलब टाइम टू टाइम अपडेट करना। एग्जैक्टली। समय के साथ नीति निर्माताओं को ये बात गहराई से समझ में आ गई कि आप सिर्फ जनन पर फोकस नहीं कर सकते, इसके साथ बाल स्वास्थ्य को जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण था। बाल स्वास्थ्य, इसके पीछे का मतलब वैज्ञानिक या तार्किक कारण क्या था? कारण बहुत सीधा था। जब तक बाल मृत्यु दर में कमी नहीं आती तब तक कोई भी परिवार नियोजन का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। मैं समझ रही हूँ। सोचिए, अगर किसी समाज में माता पिता को यह विश्वास ही नहीं है कि उनका बच्चा जीवित रहेगा या स्वस्थ रहेगा, तो वे स्वाभाविक रूप से अधिक बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति रखेंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा तंत्र है। बिल्कुल, एक डर होता है। हाँ,
इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम को विकसित करके जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसे हम RCH कहते हैं, उसका रूप दिया गया। इसमें माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को एक सिंगल यूनिट के रूप में देखा गया। ये वाकई एक बड़ा आहा मोमेंट है मेरे लिए। मतलब नीतियां सिर्फ कागज पर कोई नियम नहीं थोप रही थीं, वे मानव मनोविज्ञान और समाज की जमीनी हकीकत को समझकर डिजाइन की जा रही थी। बिल्कुल। लेकिन नीतियां बना लेना एक बात है, उसे जमीनी स्तर पर गांवों और कस्बों के आखिरी घर तक पहुंचाना पूरी तरह से अलग चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती वही। हाँ, और यहीं से इस पूरी कहानी का दूसरा अहम हिस्सा शुरू होता है, जागरूकता और शिक्षा। सरकारी फाइलों से निकलकर यह बात आम लोगों के बीच आखिर पहुंची कैसे? इस खाई को पाटने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने यानी NGO ने बहुत ही आक्रामक तरीके से काम किया। ऑडियो विजुअल माध्यमों से लेकर प्रिंट मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया। मतलब टीवी और अखबार? हाँ, रेडियो, टेलीविजन और अखबारों के जरिए ऐसे संदेश फैलाए गए जो आम लोगों की भाषा में हों। लेकिन मीडिया का असर तभी होता है जब उसे समाज की बुनियादी इकाइयों का समर्थन मिले। बुनियादी इकाइयां मतलब परिवार? जी, माता पिता, शिक्षक, रिश्तेदार और मित्र, ये वो लोग हैं जो असल में किसी भी युवा के दिमाग में इन संदेशों को स्थापित करते हैं। और यहीं पर सबसे ज्यादा बहस होती है विद्यालयों में यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन की। बिल्कुल। हमने जो स्रोत पढ़े हैं उसमें इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि युवाओं को औपचारिक शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे भ्रांतियों से बचें। जी, ये बहुत जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा एक अलग नजरिया रखना चाहूंगी। आज के इस दौर में जहाँ हर टीनेजर के हाथ में एक स्मार्टफोन है, जहाँ दुनिया की हर जानकारी बस एक सर्च दूर है, वहाँ स्कूलों में औपचारिक यौन शिक्षा का इतना दबाव क्यों है? क्या लोग इसे खुद या अपने दोस्तों से नहीं सीख सकते? इंटरनेट तो सब बता ही देता है। देखिए, ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है, लेकिन समस्या जानकारी की कमी नहीं है, समस्या गलत जानकारी की भरमार है। अच्छा, वो कैसे? इंटरनेट किसी भी चीज को बिना किसी कॉन्टेक्स्ट या जिम्मेदारी के परोस देता है। जब युवा इंटरनेट या अपने दोस्तों से ये चीजें सीखते हैं, तो वे अक्सर भ्रांतियों और अवास्तविक अपेक्षाओं का शिकार हो जाते हैं। हाँ, वो जो मिथ्स फैल जाते हैं। बिल्कुल। इंटरनेट उन्हें जीव विज्ञान, आपसी सम्मान या सुरक्षित तरीकों के बारे में नहीं बताता। वे अक्सर उन्हें बहुत ही विकृत और गलत तस्वीरें दिखाता है। मतलब जानकारी होना और सही जानकारी होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 100%। औपचारिक शिक्षा एक सुरक्षित ढांचा प्रदान करती है। विद्यालयों में शिक्षा देने का उद्देश्य केवल शारीरिक बदलावों की लिस्ट थमाना नहीं है। तो फिर असल उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किशोरों को सुरक्षित और स्वस्थ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों यानी STD और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के पीछे का विज्ञान समझाना है, ताकि वो डरे नहीं बल्कि समझें। एग्जैक्टली। जब कोई युवा ये समझता है कि कोई बीमारी शरीर में कैसे प्रवेश करती है और क्यों खतरनाक है, तो वो डर के कारण नहीं बल्कि अपनी समझ के कारण खुद को सुरक्षित रखता है। इससे सामाजिक उत्पीड़न और यौन अपराधों को रोकने में भी मदद मिलती है। एक स्वस्थ समाज बनता है। ये तो युवाओं की बात हुई, लेकिन जो लोग विवाह योग्य आयु वर्ग के हैं या जो पहले से ही जननक्षम जोड़ियां हैं, उनके लिए ये शिक्षा कैसे काम करती है? उनके लिए शिक्षा का दायरा और भी व्यापक हो जाता है। उन्हें जन्म नियंत्रक यानी गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में शिक्षित करना बहुत जरूरी है, ताकि वे अपने लिए सही विकल्प चुन सकें। हाँ, इसके अलावा गर्भवती माताओं की देखभाल, प्रसवोत्तर देखभाल, मतलब डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे का स्वास्थ्य कैसे बनाए रखना है और स्तनपान के महत्व क्या हैं, ये सब बुनियादी चीजें हैं। और इसमें लड़का लड़की को समान अवसर देने वाली बात भी आती है ना? बिल्कुल। इसी के साथ एक बहुत ही गहरी सामाजिक जिम्मेदारी जुड़ जाती है। राइट। जब समाज अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के परिणामों को समझता है, तब जाकर एक जिम्मेदार समाज का निर्माण होता है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि WHO का सामाजिक स्वास्थ्य वाला पहलू यहाँ कैसे एकदम फिट बैठता है। ये सिर्फ एक मेडिकल समस्या नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक समस्या भी है जिसे शिक्षा से ही सुलझाया जा सकता है। जी। लेकिन मान लेते हैं कि समाज जागरूक हो गया, शिक्षा पहुंच गई, लोगों को पता चल गया कि सुरक्षित मातृत्व क्या है, पर जब कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, तब सिर्फ जागरूकता तो जान नहीं बचा सकती ना? बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। और यहीं से ये पूरी चर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे और तकनीक की ओर मुड़ जाती है। क्योंकि बिना क्लिनिक के आप करेंगे क्या? जी,
कोई भी नीति या जागरूकता अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास उन योजनाओं को लागू करने के लिए जमीन पर मजबूत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञता ना हो। हाँ। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान कोई जटिलता आती है या किसी को बांझपन, एसटीडी या माहवारी संबंधी कोई गंभीर समस्या है, तो उसे तुरंत एक सही क्लिनिक और एक योग्य डॉक्टर की जरूरत होती है। और जब बात डॉक्टरों और मेडिकल साइंस की आती है तो तकनीक सबसे आगे खड़ी होती है। हमारे नोट्स में इस विषय पर हुई रिसर्च को पढ़ते हुए एक बहुत ही खास तकनीक का जिक्र बार बार सामने आता है, एमनियोसेंटेसिस। हाँ, एमनियोसेंटेसिस। ये एक ऐसा शब्द है जो अक्सर अखबारों में दिखाई देता है। ये वास्तव में काम कैसे करता है? एमनियोसेंटेसिस के पीछे का विज्ञान बहुत ही अद्भुत है। देखिए, गर्भ में पल रहा भ्रूण एक खास तरह के तरल पदार्थ में तैरता रहता है, जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड, ओके। हाँ, इस द्रव में भ्रूण की अपनी त्वचा की कोशिकाएं और कुछ अन्य घुले हुए पदार्थ होते हैं। डॉक्टर बहुत ही सावधानी से इस द्रव का एक छोटा सा हिस्सा सुई के जरिए निकालते हैं। मतलब एक सैंपल लेते हैं। जी, और चूंकि इस द्रव में भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं, इसलिए लैब में उन कोशिकाओं के डीएनए और क्रोमोसोम्स का बहुत गहराई से विश्लेषण किया जाता है। यानी जन्म से पहले ही बच्चे का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट पढ़ लिया जाता है। बिल्कुल। और इसका मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना होता है कि कहीं बच्चे में कोई गंभीर आनुवांशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। जैसे कौन सी बीमारियां? जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया। अगर भ्रूण में कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है और जो जीवन के लिए खतरा बन सकती है, तो इस तकनीक के जरिए उसका समय रहते पता लगाया जा सकता है और माता-पिता एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सुन के तो लगता है कि ये विज्ञान का एक शानदार चमत्कार है, लेकिन इस पूरी तकनीक को देखकर मुझे एक रूपक याद आ रहा है। बताइए। तो ये एमनियोसेंटेसिस तकनीक एक बहुत ही तेज धार वाले चाकू की तरह है। हाँ, अगर इसे सही हाथों में दिया जाए तो ये जीवन रक्षक सर्जरी कर सकता है, जैसे कि आपने बताया आनुवांशिक बीमारियों का पता लगाना। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो ये समाज के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ये तुलना बिल्कुल सटीक है और ये हमारे समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। भ्रूण हत्या वाली बात। जी, विज्ञान ने एमनियोसेंटेसिस की तकनीक जीवन बचाने के लिए बनाई थी, लेकिन इसका दुरुपयोग भ्रूण का लिंग परीक्षण करने के लिए होने लगा, ये जानने के लिए कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। ये बहुत ही दुखद है। और इस एक दुरुपयोग ने पूरे देश में मादा भ्रूण हत्या के मामलों में एक भयानक और शर्मनाक वृद्धि कर दी। एक ही तकनीक एक हाथ में जीवन रक्षक और दूसरे हाथ में एक सामाजिक बुराई का हथियार बन गई। बिल्कुल, और यही कारण है कि कानून को बीच में आना पड़ा। सरकार ने एमनियोसेंटेसिस का लिंग परीक्षण के लिए उपयोग करने पर पूरी तरह से वैधानिक प्रतिबंध लगा दिया, लीगल बैन। ये तो बहुत जरूरी कदम था। हाँ, ये स्थिति हमें ये सिखाती है कि विज्ञान अकेले सब कुछ हल नहीं कर सकता। विज्ञान हमें बहुत ही शक्तिशाली उपकरण देता है, लेकिन तकनीक को हमेशा कानून और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ जोड़ा जाना चाहिए। जब कानूनी ढांचा मजबूत होता है, तभी व्यापक बाल टीकाकरण या बीमारियों की रोकथाम जैसे बड़े कार्यक्रम सफल हो पाते हैं। विज्ञान और जिम्मेदारी का ये संतुलन वाकई बहुत नाजुक है। अब तक हमने नीतियों की बात की, शिक्षा और भ्रांतियों की बात की और तकनीक के खतरों की भी बात की। जी। लेकिन किसी भी गहरी चर्चा का असली मजा तब है जब हम उसके उन सकारात्मक नतीजों पर गौर करें जिन्होंने जमीन पर हकीकत को सच में बदल कर रख दिया। बिल्कुल, पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए। मुझे उन स्रोतों में एक बहुत ही गर्व करने वाली बात मिली। जनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिर्फ विदेशों से आई तकनीकों का ही सहारा नहीं लिया गया, बल्कि भारत ने अपने खुद के स्वदेशी नवाचार यानी इनोवेशंस भी किए हैं। हाँ, किसी भी देश के लिए सिर्फ बाहरी दवाओं पर निर्भर रहना काफी नहीं होता। सरकार और गैर सरकारी एजेंसियों ने लगातार इस बात पर जोर दिया कि हमें नई विधियां तलाशनी चाहिए। अनुसंधान यानी रिसर्च को बहुत बढ़ावा दिया गया। और इसी रिसर्च का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है सहेली। हाँ, सहेली। ये एक गर्भ निरोधक गोली है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे किसी विदेशी कंपनी ने नहीं बनाया। इस गोली की खोज सीधे तौर पर भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान यानी CDRI के वैज्ञानिकों ने की है। जी। ये जानना बहुत ही उत्साहजनक है कि भारत न सिर्फ नीतियां बना रहा था, बल्कि अपनी खुद की लैब्स में बैठकर ऐसे वैज्ञानिक समाधान भी खोज रहा था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सीधे लखनऊ से आई। सहेली का निर्माण वाकई एक बड़ी मेडिकल क्रांति थी।
ऐसा क्या खास था इसमें? इसके पीछे का कारण यह है कि ये एक गैर स्टेरॉयडल दवा है, नॉन स्टेरॉयडल। दुनिया भर में जो अन्य गर्भ निरोधक गोलियां मौजूद थी उनमें बहुत ज्यादा हार्मोनल साइड इफेक्ट्स होते थे। अच्छा, तो इसके साइड इफेक्ट्स कम थे? ना के बराबर। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जिसे रोजाना लेने की बजाय हफ्ते में केवल एक बार लेना होता था। अरे वाह, हफ्ते में सिर्फ एक बार? जी, ये खास तौर पर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। और जब ऐसी शानदार स्वदेशी तकनीक 1951 से चली आ रही आरसीएच जैसी नीतियां और स्कूलों से लेकर गांव-गांव तक फैली शिक्षा आपस में मिलती हैं, तो आखिर जमीन पर इसका नतीजा क्या निकलता है? डेटा बहुत ही स्पष्ट और सकारात्मक कहानी कहता है। सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिला है वो है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भारी गिरावट। मतलब मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है? बिल्कुल, बेहतर जागरूकता, प्रसव के दौरान चिकित्सा सहायता और ये सुनिश्चित करना कि डिलीवरी अस्पतालों में हो, इन कदमों ने अनगिनत जानें बचाई हैं। और इसके साथ साथ बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल ने भी तो मदद की होगी। जी हाँ, इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव ये आया कि समाज में लघु परिवार यानी छोटे परिवारों वाले जोड़ों की संख्या में स्पष्ट वृद्धि हुई है। लोग जागरूक हो रहे हैं। हाँ, यौन संचारित रोगों की सही जांच और देखभाल हो रही है। कुल मिलाकर बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाएं एक बेहतर जनन स्वास्थ्य वाले समाज की ओर संकेत करती हैं। अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोकर देखें तो ये सब इस बात का बहुत ही पुख्ता सबूत है कि समाज उस संपूर्ण स्वास्थ्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है जिसकी बात WHO ने अपनी परिभाषा में की थी। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे 1951 का विजन, स्कूलों में शिक्षा, एमनियोसेंथेसिस का सही उपयोग और सहेली जैसे स्वदेशी आविष्कार, ये सब मिलकर WHO की उस व्यापक परिभाषा को हकीकत में बदल रहे हैं। वाकई ये सफर कमाल का लगता है। हमने WHO की व्यापक परिभाषा से शुरुआत की, भारत के ऐतिहासिक RCH कार्यक्रमों और शिक्षा के महत्व को समझा। फिर हमने एमनियोसेंटेसिस जैसी तकनीक के दोहरे पहलुओं को देखा और अंत में लखनऊ में बनी सहेली जैसी स्वदेशी खोजों के जरिए गिरती मातृ शिशु मृत्यु दर के शानदार नतीजों पर चर्चा की। जी, और इस पूरे विषय को समझने के बाद श्रोताओं के लिए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर स्रोतों में सीधा बात नहीं की गई है, लेकिन ये उसी से उपजा है। वो क्या है? आज हमने देखा कि कैसे शिक्षा और चिकित्सा ने मिलकर जनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की तस्वीर बदली है। जी। लेकिन सोचिए, जैसे जैसे भविष्य में क्रिस्पर जैसी नई जेनेटिक या आनुवांशिक और AI तकनीकें चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, तब क्या होगा? मतलब जब हम जीन्स को एडिट कर पाएंगे? हाँ, तो क्या हमें एक स्वस्थ और जिम्मेदार समाज की अपनी परिभाषा को एक बार फिर से पूरी तरह से नहीं बदलना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। बाप रे, ये एक ऐसा सवाल है जो सचमुच दिमाग की खिड़कियां खोल देता है। एक तरफ असीम वैज्ञानिक संभावनाएं हैं और दूसरी तरफ नैतिकता। श्रोताओं के लिए ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये सिर्फ शरीर के अंगों के सही काम करने की कहानी नहीं है। ये एक स्वस्थ मन, एक जागरूक समाज और एक सुरक्षित भविष्य के निर्माण की कहानी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस विषय पर खुद आगे सोचेंगे और अध्ययन करेंगे। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए।